तो आइए यहाँ पे जनरल स्टडी करते हैं। ये तो यूपीएससी का सिलेबस है, लेकिन हमको मूल रूप से यहाँ पे पढ़ना है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे यहाँ से। और ये हमारा टॉपिक्स है, जैसे कि भारतीय संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, उपभोक्ता संस्कृति, वैश्वीकरण, सभ्यताओं का संघर्ष, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इत्यादि इस सब टॉपिक दिया गया है। तो हमको फर्स्ट जो स्टडी करना है भारतीय संस्कृति, और हमको इसमें अंतर ढूंढना, भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता, एक्चुअली संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि सब संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। तो लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। यहाँ से हमारा सिलेबस है, यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय विरासत एवं संस्कृति। भारतीय संस्कृति के तहत प्राचीन से आधुनिक काल तक कला के रूप में वास्तुकला के मुख्य पहलू तथा साहित्य से संबंधित प्रश्न होंगे। इधर हमारा बिफोर सेंचुरी दिया हुआ है और एमनो डोमिनी दिया हुआ है ग्रेगरियन कैलेंडर का। तो आगे स्टडी करते हैं। भारतीय विरासत थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे इसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट में अर्थ आशय है, और दूसरा वर्गीकरण है, और तीसरा विरासतों का संस्कृति संरक्षण की नीति है। जैसे कि वर्गीकरण में आते हैं, देखते हैं हमें है सांस्कृतिक विरासत। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मानव निर्मित में क्या क्या होता है? मूर्त जो दिखती है, भवन कला, और दूसरा है अमूर्त, विचार, नियम, कानून, और तीसरा है डिजिटल, जैसे आधुनिक मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। तो ये मानव निर्मित सांस्कृतिक विरासत है। दूसरा देखते हैं प्राकृतिक विरासत क्या है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे कि भूदृश्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभयारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, यूनेस्को द्वारा संरक्षित जो भी चीज़ हो। और तीसरा हमारा है विरासतों का सांस्कृतिक संरक्षण की नीति, यूनेस्को है हमारा, और भारतीय रणनीति क्या है। और मूल रूप से यहाँ समझना हमें ये है कि संस्कृति का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे नोट्स बनाया गया है। संस्कृति का मतलब होता है मानव की पूंजी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और संस्कृति कल्चर के बारे में बताया गया है। यहाँ क्या क्या टॉपिक होता है, जैसे कि संस्कृति समझने की अवधारणा एवं समझ क्या होती है, और भारतीय संदर्भ में संस्कृति को समझना। लाइन बाय लाइन टॉपिक दिया गया है, जैसे संस्कृति की परिभाषा, संस्कृति की विशेषताएं, और संस्कृति का निर्माण। और 4 नंबर है संस्कृति के अध्ययन का महत्व। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है व्यक्तित्व निर्माण के महत्व, उनके व्यक्तित्व की दिशा होती है, जैसे समाज के अध्ययन और राष्ट्रीय स्तर। 5वां है संस्कृति एवं सभ्यता। 6ठा है सांस्कृतिक संघर्ष, टकराहटें, द क्लैश ऑफ कल्चर। और यहाँ पे भारतीय संदर्भ में संस्कृति को समझना, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वैश्वीकरण, और भारतीय संस्कृति, उपभोक्ता संस्कृति एवं भारत पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की वर्तमान प्रासंगिकता। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। और 5वां है भारतीय संस्कृति के विदेशों में प्रसार एवं मुद्दे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय कलाएं क्या क्या है देखते हैं। कलाओं का यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है उपयोगिता की दृष्टि से, और शैली की दृष्टि से, और सौंदर्य बोध के आधार पे। 3 है। इसमें उपयोगिता की दृष्टि में कहा गया है क्या है, हस्तशिल्प में जो है वस्त्र है, आभूषण है, हाथी के दांत पर बनी वस्तुएं, काष्ठ कलाएं, खेलकूद के सामान। शैली की दृष्टि से देखते हैं जो शास्त्र कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, जनजातीय कलाएं हैं, और सौंदर्य बोध के आधार पे वर्गीकरण हो गया। जिससे यहाँ पे देखते हैं ललित कलाएं, दृश्य कलाएं, और प्रदर्शनकारी कलाएं हैं। तो दृश्य कलाएं में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, जो चीज़ हमें दिखाई दे। और प्रदर्शनकारी कलाएं में संगीत, नृत्य, नाटक, सर्कस, काव्य कला, कठपुतली। और यहाँ पे कंक्लूजन निकाला गया है कि भारतीय कलाएं आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इस चीज़ को नोट रखना है हमें कि भारतीय कलाएं आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है हिंदू दर्शन, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, साहित्य और भाषा। ये मेन हमारा जो है टॉपिक है कि साहित्य और भाषा क्या है। सांस्कृतिक, पाली और प्राकृत,
भाषा हिंदी उर्दू, और दक्षिण भारतीय में क्या है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़। संगम साहित्य, साहित्य क्या है, प्राचीन भारतीय साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक साहित्य, भारतीय संस्कृति के अन्य महत्वपूर्ण तत्व। और हमारे जो इंडियन रिलीजन हैं वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं, भारतीय धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख आदि। भारतीय दर्शन में वैदिक दर्शन, उपनिषद हो गए, जैसे नहीं, बौद्ध, जैन और षड दर्शन, सूफी एवं भक्ति, भौतिकवादी दर्शन, त्यौहार, मेले, उत्सव, भारतीय समाज, निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व। अब देखिए इम्पोर्टेंट है, सांस्कृतिक आंदोलन, प्राचीन भारत, बुद्धकालीन एवं धार्मिक दार्शनिक क्रांति एवं और आंदोलन प्राचीन भारत में, और मध्यकालीन भारत में सूफी एवं भक्ति आंदोलन। और सी है आधुनिक भारत एवं सामाजिक, आधुनिक भारत का है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में। और 5 नंबर का फैक्ट हम देखते हैं लास्ट डी, प्राचीन भारत एवं शैक्षणिक संस्थाएं क्या है, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ये तो सबको पता है कि प्राचीन भारत की शैक्षणिक संस्थाएं तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक पुरस्कार एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व, चलचित्र एवं सिनेमा, खेलकूद। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलेगा कि इसको अगर समझेंगे तो सांस्कृतिक और सभ्यता में हमारा जो डिफरेंट है वो क्लियर होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कल्चर के बारे में बताया गया, संस्कृति के बारे में जो है शुद्ध किया हुआ है, और कल्टीवेशन है यानी कृषि और पशुपालन यूनेस्को द्वारा। देखिए भारतीय नहीं सॉरी, संस्कृति मानव एवं बौद्धिक उपलब्धियों, उसमें क्या क्या आता है कि नृत्य, संगीत, कला, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान, भाषा, साहित्य, परंपरा, विश्वास, मानवीय मूल्य, रहन सहन, जीवन शैली आदि आते हैं। इसका प्रकटीकरण किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे संस्कृति की परिभाषा बताया गया है, विशेषताएं क्या हैं, और यही मेन रूप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे देखते हैं कि संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है और इसका निर्माण मनुष्यों के सामूहिक योगदान से होता है। ये चीज़ नोट करने लायक है कि संस्कृति एक सामाजिक संकल्पना है, इसका निर्माण मनुष्यों के सामूहिक योगदान से होता है। और दूसरा, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में अपने परिवेश एवं सामाजिक नियमों को लेकर विभिन्नताएं होती है। जैसे यूरोप में मेघों का गर्जन, बिजली की कड़क को अशुभ माना जाता है, जबकि भारत में इसे कल्याण एवं सौभाग्य का सूचक माना जाता है। तीसरा क्या है, संस्कृतियाँ तृप्तिदायक यानी कि सुख देने वाली होती है। जैसे कि सांस्कृतिक व्यवहार के पालन से मानव को आनंद की प्राप्ति होती है। 4 नंबर है, संस्कृतियों में मूल्य निहित होता है, इसमें सही एवं गलत की पहचान की जाती है तथा सही के चयन की वकालत की जाती है। 5 नंबर है, संस्कृति आनुवांशिक नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति जो होती है वो आनुवांशिक नहीं होती, बल्कि इसे बाहर से सीखा जाता है। यह हस्तांतरणीय भी होती है, जिसका आदान प्रदान भी होता है। 6 नंबर है, संस्कृतियाँ व्यक्ति, समूह, समाज एवं राष्ट्र के पहचान का निर्धारण करती है। संस्कृति का निर्माण एवं विकास। अब यहाँ से देख लेते हैं कि कैसे होता है संस्कृति का निर्माण एवं विकास। संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है, इसका निर्माण व्यक्ति, समूह, समाज तथा राष्ट्र के प्रत्येक सांगठनिक स्तर पर होता है। अब देख लीजिए संस्कृति कैसे कैसे बढ़ती है। यहाँ पे दिखाया गया है व्यक्ति, समूह, व्यक्ति में कलाएं, धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, आचार, व्यवहार, परंपरा, मान्यता व्यक्ति से रिलेटेड है, ये इसमें व्यक्ति में हो सकता है। जैसे व्यक्तियों का संगठन जो है वो नीचे प्राथमिक समूह, रिश्तेदार, अब इसका संबंध भी हो सकता है इन सब चीज़ों से, कलाएं, धर्म, दर्शन, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, आचार, व्यवहार, परंपरा, मान्यता से। और द्वितीयक समूह है
देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। द्वितीयक समूह है, इसमें भी वही आ जाएगा, मित्र टीम जो बने सबका समूह वहीं से है संबंध। समुदाय, समुदाय का भी संबंध जो है, समुदाय है उसका संबंध जो हो सकता है इन सब चीज़ों से, कला है, धर्म, दर्शन, संस्कृति चीज़ों से। और समूहों का संगठन जो हितों के आधार पर बना संगठन। किसान, छात्र, मजदूर, समाज, समुदायों का संगठन। यहाँ पे समाज देखिए, सम और विषम, सम और विषम यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्र, विभिन्न समाजों का संगठन। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व क्या है? 10 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। संस्कृतियों का अध्ययन व्यक्ति, समूह, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि संस्कृतियों का अध्ययन व्यक्ति, समूह, समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। और व्यक्ति की दृष्टि से महत्व क्या है? यहाँ पे देखते हैं कि लिखा गया है व्यक्ति की दृष्टि से महत्व। लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण खान पान, व्यवहार, वेशभूषा, सोच एवं आदतें उनके सांस्कृतिक परिवेश द्वारा तय की जाती है। संस्कृतियाँ व्यक्ति का नियम एवं समाजीकरण का कार्य करती है। अतः व्यक्तियों का समग्रता में जानने के लिए संस्कृति का अध्ययन अपरिहार्य होता है। दूसरा, सामाजिक दृष्टि से महत्व क्या है? संस्कृति का निर्माण मुख्यतः सामाजिक प्रयासों की देन है। ये चीज़ नोट करने लायक है कि संस्कृति का निर्माण मुख्यतः सामाजिक प्रयासों का ही देन है। संस्कृतियाँ समाजों को जोड़ने का कार्य करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अनेक त्यौहार, तीज, मेलों, उत्सव का विकास हुआ। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति के अनेक तत्व जैसे कला, धर्म, दर्शन, विज्ञान, आचार, व्यवहार, परंपरा आदि का निर्माण करता है। अतः समाज को समझने के लिए संस्कृति को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 नंबर है, देखते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। संस्कृतियाँ राष्ट्रीय पहचान का निर्धारण करती है, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले निवासियों के समूह के योगदान से होता है। यहाँ पे दिया गया राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व क्या है कि संस्कृतियाँ राष्ट्रीय पहचान का निर्धारण करती है, क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले निवासियों के समूह योगदान से हुआ होता है। निवासियों के समूह योगदान से हुआ होता है। और संस्कृतियाँ विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का भी कार्य करती है। भारत सहित विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति का विस्तार राष्ट्रीय सीमा के बाहर तक है। अतः राष्ट्रीय दृष्टि से भी इसका महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आगे देखते हैं संस्कृति एवं सभ्यता। यहाँ पे दिया गया है संस्कृति एवं सभ्यता एक दूसरे से संबंधित अवधारणाएं हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ एवं व्यवहार को लेकर विद्वानों के बीच आमशय नहीं है। अनेक विद्वान दोनों में अंतर पर बल देते हैं, वहीं कुछ विद्वान दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में करते हैं तथा एक दूसरे का पूरक मानते हैं। संस्कृति मानव के विभिन्न पीढ़ियों द्वारा अर्जित एक मानवीय पूंजी है। ये शॉर्टकट डेफिनेशन हो गया इसका कि संस्कृति मानव के विभिन्न पीढ़ियों द्वारा अर्जित एक मानवीय पूंजी है, जिसके तहत धर्म, दर्शन, चिंतन, विचार, कला, विज्ञान, भाषा, साहित्य, आचार, व्यवहार, रीति रिवाज, जीवन शैली आदि आते हैं। संस्कृतियों में मूल्य एवं आदर्श निहित होते हैं। संस्कृतियों का निर्माण सतत रूप से होता रहता है। यहाँ देखिए क्या है, सभ्यता संस्कृति के मानवीकरण की एक अवस्था है। और सभ्यता का देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा एक टॉपिक है कि सभ्यता संस्कृति के मानवीकरण की एक अवस्था है। संस्कृति यात्रा के द्वारा मानव द्वारा जब एक उन्नत तकनीक स्तर तथा उच्च आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है तो उसे सभ्यता कहा जाता है।
देखिए कितनी अच्छी बात दिखा यहाँ पे कि सांस्कृतिक यात्रा के द्वारा मानव द्वारा जब एक उन्नत तकनीक स्तर तथा उच्च आर्थिक समृद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है तो इसे मानव सभ्यता कहा जाता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि सभ्यता की अवस्था में विचलन डिविएशन हो सकता है। यही कारण है कि सभ्यताओं का पतन होता है और संस्कृतियों का नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया गया है कि हड़प्पा एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता। आइए मेन टॉपिक पढ़ते हैं हमारा, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है कि संस्कृति एवं सभ्यता में अंतर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सॉरी। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। पहले संस्कृति से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। संस्कृति के तत्वों को मापा नहीं जा सकता, और जैसे कि विभिन्न भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, रसियन इत्यादि भाषाएं, जैसे कवियों में तुलसी, कबीर, शेक्सपियर में यह नहीं कहा जा सकता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। और इसी के अपोजिट सभ्यता देखते हैं, जैसे कि सभ्यता के तत्वों को मापा जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है कि साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज। ये अंतर हो गया हमारा। 2 नंबर है संस्कृति के तत्वों को मूल रूप से बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण नहीं किया जा सकता। भाषा, रीति रिवाज, परंपराएं आदि लेन देन के क्रम में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा इसी के अपोजिट है सभ्यता के तत्वों के बिना परिवर्तन को भी ग्रहण किया जा सकता है, जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इत्यादि। 3 नंबर है संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है जिसका हमेशा प्रवाह होता रहता है, और जबकि सभ्यता एक अवस्था है, मूल्यों में गिरावट से इसका पतन हो सकता है। 4 नंबर है संस्कृति मूल्यों एवं आदर्शों का प्रतीक होता है। इसका अपोजिट सभ्यता भौतिक एवं तकनीकी प्रगति का सूचक होता है। इसका मूल्यांकन किया गया है, यहाँ पे देखते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके। संस्कृति एवं सभ्यता में तार्किक दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से अलग थलग या महत्वहीन है। सांस्कृतिक यात्रा के दौरान मानव हमेशा बेहतर तकनीक स्तर, उच्च भौतिक संस्कृति को प्राप्त करने का उद्देश्य संजोया रहता है। सभ्यता के दौरान भौतिक एवं तकनीकी उपलब्धि के बाद भी मानव अपने सांस्कृतिक और मूल्य को भी बनाए रखता है। संस्कृति यात्रा के दौरान यदि सभ्यता को प्राप्त करने का दृष्टिकोण न हो तो मानव का ऊर्जा एवं प्रेरणा नहीं मिलती। सभ्यता का स्तर प्राप्त करने के बाद यदि उसने सांस्कृतिक मूल्य को छोड़ दिया तो सभ्यता का पतन हो सकता है। स्पष्टतः क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अर्थहीन है। किस प्रकार सभ्यता एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं, ये क्वेश्चन राइज हुआ है वहाँ पे 150 नंबर का और 150 शब्द का, सॉरी। और दूसरा है सांस्कृतिक एवं सभ्यता में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये PCS में आया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।